नेक्स्ट है जब किसी भी प्लेन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब नॉर्मली पास नहीं कर रहा होगा या तो जीरो मतलब पैरेलल पास नहीं कर रहा होगा, तो हम लोग उस समय किसी भी प्लेन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज ये मेरा एक प्लेन है और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से पास हो रहा है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये प्लेन का अरेंजमेंट कैसा है। तो ये प्लेन कुछ इस तरीके से, और 2D डायमेंशन के लिए हम लोग पढ़े थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन इस सरफेस से परपेंडिकुलर होगा। कहने का मतलब है यदि इसका हम डायरेक्शन देखें एरिया का तो कुछ इस तरीके से होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये मेरा एरिया का डायरेक्शन होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखें तो ये है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। सपोज कर रहे हैं दोनों के बीच का एंगल मेरा कितना होगा, थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए इसका एक कंपोनेंट एरिया के अलोंग जो होगा वो होगा ई कॉस थीटा। दूसरा देखा जाए तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर मींस ई साइन थीटा। अब इस फिगर से देखें तो ई साइन थीटा और ई कॉस थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का दो कंपोनेंट। तो इन दोनों कंपोनेंट में कौन सा कंपोनेंट होगा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएगा। तो यहां ध्यान से देखेंगे तो सरफेस मेरा कुछ इस तरीके से है, और ये वाला जो होगा इस सरफेस के लिए परपेंडिकुलर है। और हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन में पढ़े थे कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास करेगा किसी प्लेन से वो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएगा। तो यहां से ई कॉस थीटा जो कंपोनेंट है वो इस सरफेस से नॉर्मली पास कर रहा है, मीन्स ये क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहां से हम लोग जो फ्लक्स का वैल्यू लिखेंगे फाई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा जो कि एरिया के अलोंग होगा और इंटू ए। इसको यदि अरेंज करेंगे तो आएगा ई ए कॉस थीटा, और वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये मेरा नेट फ्लक्स होगा किसी भी प्लेन से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से पास कर रहा होगा। तो इरेगुलर सरफेस मीन्स जरूरी नहीं है कि हर बार जो हमको सरफेस दिया हुआ है जिससे हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है वो रेगुलर सरफेस हो। इसीलिए हम लोग देखेंगे कि इरेगुलर सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा या कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कंसीडर किए हुए एक क्लोज सरफेस जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से पास कर रहा है। अब हमको इस क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटा सा एरिया एलिमेंट डीएस कट करेंगे, और फिर देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और इस एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन क्या है। तो यहां से यदि हम देखें तो ये जो एरिया एलिमेंट कट किया हुआ है कुछ इस तरीके का है, तो इसके नॉर्मल वाले डायरेक्शन हम लोग लेते हैं एरिया का डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन मेरा जो देगा वो देगा एरिया का डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। तो दोनों के बीच सपोज कर रहे हैं कि एंगल मेरा जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा। तो हमको टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है इस क्लोज सरफेस के थ्रू। तो हम लोग इसी तरह एक छोटा सा एरिया एलिमेंट यहाँ भी कट करेंगे, और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एरिया का डायरेक्शन होगा, सपोज ये एरिया कुछ इस तरीके का है, तो सरफेस से परपेंडिकुलर होगा क्या, एरिया का डायरेक्शन। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और एरिया का डायरेक्शन जस्ट ये, दोनों के बीच एंगल कितना फॉर्म कर रहा है, थीटा। तो इसी तरह तरीके से हम लोग बहुत सारा एरिया एलिमेंट कट करेंगे, और सारा एरिया एलिमेंट से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा उसका सम करेंगे। तो हमको इस क्लोज सरफेस के लिए क्या मिलेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इस छोटे से एरिया एलिमेंट के लिए यदि हम लोग देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू होगा डी फाई इज इक्वल टू ई, एरिया का वैल्यू यहां दिया हुआ है ds, और एंगल कितना है, थीटा। तो ई ds कॉस थीटा। अब इसी तरीके से दूसरा एरिया एलिमेंट का देखेंगे, फिर और सारे जितना एरिया एलिमेंट कट किए हुए सारे का एरिया एलिमेंट का फ्लक्स देखेंगे और सारे को सम करेंगे। तो फिजिक्स या मैथ्स में हम लोग जब इस तरीके का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सम करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे यदि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे फाई नेट थ्रू दिस क्लोज सरफेस, तो वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। चूंकि ये क्लोज सरफेस है इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे क्लोज का सिंबल। तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू होगा वो होगा फाई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई डी एस कॉस थीटा। और यदि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, फाई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये मेरा होगा क्लोज सरफेस के लिए
इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा वैलिड होता है और इसी फॉर्मूला का हम लोग हर जगह यूज करते हैं, क्योंकि जो फॉर्मूला इंटीग्रेशन या डिफरेंशियल फॉर्म में होता है वो फॉर्मूला करेक्ट होता है। तो किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगा तो हम लोग यूज करेंगे क्या, फाई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। यहाँ पे जो एरिया का जो डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों के बीच जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो एंगल हमेशा 90 से कम होगा। यहाँ पे दो एरिया एलिमेंट है, दोनों में यदि थीटा का वैल्यू देखें तो 90 से कम होगा, इसीलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव होगा। सेम उसी तरह यदि देखें इनवर्ड वाले फ्लक्स में, तो जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर कर रहा है वहां पे एरिया का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा बन रहा है, यानी यहाँ जो इनवर्ड फ्लक्स होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहां से हम लोग तीन बात याद रखेंगे। सबसे पहला, इनवर्ड फ्लक्स जो बनेगा वो नेगेटिव, आउटवर्ड फ्लक्स जो होगा क्लोज सरफेस से वो होगा पॉजिटिव, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला किसी भी क्लोज सरफेस के लिए क्या होगा, फाई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर।